आईने अकबरी गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट अकबर एडमिनिस्ट्रेशन। आज हम अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। उस दिन भी मैंने इसका लेआउट आपको बताया था। अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। अकबर एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि पहले भी पढ़ चुके हैं कि अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको तीन भागों, पहले भी जो एडमिनिस्ट्रेशन थे वो तीन भागों में बटे हुए थे, सेंट्रल, प्रोविंशियल और लोकल में। तो वही यहाँ पर भी है। द किंग वॉज द सेंट्रल फिगर, राजा मुख्य व्यक्ति होता था। असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा असिस्ट किया जाता था। दीवान रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देखते थे। बख्शी जो होते थे वो मिलिट्री अफेयर्स को देखते थे। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको बस ये पूछा जाता है हु वाज बख्शी, ठीक है, या हु वाज द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन अकबर एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज कॉल्ड दीवान। ओके, and the sadar was in charge of the religious affair and the kaji in charge of the judicial department. Okay, तो ये लोग अपना अपना ये डिपार्टमेंट देखते थे। दीवान रेवेन्यू का डिपार्टमेंट यानी जो टैक्स कलेक्शन होता था उसका डिपार्टमेंट देखना। बख्शी का काम था मिलिट्री अफेयर्स को देखना। सदर धार्मिक मामलों को देखते थे और काजी न्यायिक जो न्याय का डिपार्टमेंट होता था उसको देखते था। दीवाने खास जो थी वो डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट के लिए थी। दीवाने आम जो थी वो आम जनता के लिए थी और वहां पर सर्टेन पीरियड में जजमेंट किया जाता था एम्परर के द्वारा। प्रोविंशियल, ये 15 एम्पायर जो था वो 15 भागों में डिवाइडेड था जिनको सूबा कहा गया था। सूबा जो सूबेदार या उसके गवर्नर के द्वारा गवर्न होता था और ऑफिशियल वर पेड इन कैश एंड ग्रांटेड जागीर, उनको पेमेंट जो था वो कैश में था जब और जागीर दी जाती थी। और मोस्टली जो ऑफिशियल थे वो गांव के मुख्य व्यक्ति मुकद्दम या चौधरी कहलाते थे। इंपॉर्टेंट ऑफिशियल इन द विलेज वाज द हेडमैन मुकद्दम और चौधरी। शायद मैंने ये पहले भी बताया था, जो आप पहले की पिक्चरों में सुनते हो चौधरी, तो वो चीज ही यहाँ पर है कि वो चौधरी होते थे सारे। ओके, अब आता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। लॉ एंड ऑर्डर जो था वो कोतवाल के द्वारा मेंटेन किया जाता था। वो चीटिंग और माल प्रैक्टिसेस को देखता था, चेक करता था। वेट और मेजर्स भी स्टैंडर्डाइज्ड थे, यानी कि एक प्रॉपर वे में थे। ऑफिशियल्स वर पेड इन कैश एंड ग्रांटेड जागीर एज यूजुअल, उन्हें भी पेमेंट जो था वो जागीर और कैश में दिया जाता था। और जो ऑफिशियल गांव के मुख्य व्यक्ति होते थे उन्हें मुकद्दम, अच्छा वो लाइन मैंने यहीं पे पढ़ दी, कहा जाता था। और प्रोविंशियल का था कि प्रोविंशियल में जो प्रोविंशियल थी वो सूबे में डिवाइड थी और जो वो सूबे थे वो परगना में डिवाइड थे और जो परगना थे वो गांव में डिवाइड थे। पंचायत जो थी वो गांव के मामलों को देखती थी। सॉरी मेरी लाइन ऊपर नीचे हो गई थी। अब आता है मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी अकबर ने स्टार्ट किया था। द टर्म मनसब मीन्स रैंक। मनसब का मतलब रैंक होता था। जो इस रैंक को होल्ड करता था वो मनसबदार होता था। जब ये रैंक ज्वाइन की जाती थी, वाइल ज्वाइनिंग द मनसबदार हैड अ लो रैंक। मनसबदार जो होता था वो नीचे से नीचे का व्यक्ति होता था, बट कुड राइज टू द हायर रैंक डिपेंडिंग ऑन इट्स लॉयल्टी एंड सर्विस टू द एम्परर। बट वो उसके बाद हायर हो जाता था जिस वाइल ज्वाइनिंग, यानी कि जब ज्वाइन करते थे मनसबदारी को तब वो जो व्यक्ति होता था वो निचली रैंक का होता था, बट पोस्ट ज्वाइन करने के बाद वो हायर पोस्ट का हो जाता था उसकी वफादारी और उसकी राजा के प्रति, एम्परर सम्राट के प्रति सेवाओं को देखकर। द मनसबदारी रैंकिंग डिपेंड ऑन टू फैक्टर, जाट एंड सवार। मनसबदारी जो थी, जो उसकी रैंकिंग होती थी वो दो भागों पे, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती थी। एक तो जाट पर, दूसरा सवार पर। तो जाट जो होता था वो ये डिसाइड करता था, जो जाट रैंक यानी जो जाट वाले होते थे वो मनसबदार कैसे बनते थे। मनसबदार पर्सनल स्टेटस और सैलरी, जाट रैंक के जो लोग होते थे वो जब मनसबदार बनते थे तो उनकी पर्सनल स्टेटस और सैलरी देखी जाती थी। जबकि जो सवार लोग होते थे, सवार रैंक के थे होते थे, फिक्स द नंबर ऑफ सवार और मैन एंड मनसबदार हैड टू मेंटेन कि कितने सवार हैं या कितने आदमी हैं जो मनसबदारी को मेंटेन कर सकते हैं। द मनसबदार रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट द हॉर्सेस इंस्पेक्टेड एंड द सवार रजिस्टर एंड रिव्यू। मनसबदार का काम होता था
घोड़ों का इंस्पेक्शन करना, जबकि सवार का काम होता था उनका रजिस्ट्रेशन रखना और उनको उनकी देखभाल करना। द सिस्टम ऑफ दाग एंड चेहरा कंटिन्यू, जो आपने पहले भी पढ़ा था, चेहरा और दाग किस एम्परर ने शुरू किया था? चेहरा और दाग, दाग और चेहरा प्रथा शुरू की थी ना दिल्ली सल्तनत में किसी एम्परर ने? किसने शुरू किया था दाग और चेहरा? बहुत इंपॉर्टेंट था, उसने दाग और चेहरा प्रथा शुरू की थी। मैम अलाउद्दीन खिलजी। हाँ, तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड की तरह दाग और जो चेहरा प्रथा थी वो चल रही थी। हाँ, तो चेहरा, ठीक है, वेरी गुड शिवम। और इंस्पेक्ट द सिस्टम ऑफ दाग एंड चेहरा कंटिन्यू चल रहा था। सम मनसबदार वर पेड इन कैश, कुछ मनसबदारों को कैश में पे किया जाता था, जबकि कुछ बट जनरली देवर पेड इन जागीर, जबकि कुछ लोगों को जागीरें दी जाती थी। जागीर भूमि का कुछ भाग या कुछ गांव के कुछ हिस्सों को जागीर में लिया जाता था। दी जागीर्स हैड टू बी केयरफुल, कहते हैं ना वो जागीर के मालिक थे पहले की। बहुत लोगों को किसी का बहुत पुराने लोग होंगे तो आप सुन सकते हैं, उनके यहाँ कहा जाता है उनके बहुत सारी जागीर थी। जागीर एक तरह से जमीन जायदाद से रिलेटेड वर्ड होता है। तो ये हेरिडिटरी था, यानी 1 बाय 1 ये ट्रांसफर उसी फैमिली में होता रहता था, तो जागीर की संख्या बढ़ जाती थी। द जागीर हैड टू बी केयरफुली assessed as revenue, और जो जागीर था उससे ध्यान पूर्वक बहुत संभल कर उसे रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था फ्रॉम देम टू बी इक्विवेलेंट टू द कैश सैलरी ऑफ द मनसबदार। और जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था वो उतना होता था जितनी मनसबदार की कैश सैलरी होती थी, बराबरी में उतना कलेक्ट किया जाता था। द जागीर वर अलॉटेड ओनली फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर, जागीर 4 ईयर्स के लिए अलॉट की जाती थी। इन ड्यू कोर्स मनसबदारी सिस्टम बिकम हेरेडिटरी, बट कुछ समय के कुछ ड्यू टू कोर्स कुछ टाइम की वजह से जो ये मनसबदारी थी हेरिडिटरी माने की विरासत में मिलने लगी। अब पिताजी लॉयल थे, मनसबदार बने, फिर बेटा भी उसी फौज में आया तो वो भी एम्परर का बहुत लॉयल हो गया, वो भी मनसबदार बन गया, तो वो हेरिडिटरी में चलती रहती थी। औरंगजेब के टाइम पीरियड में नंबर ऑफ जागीरदार इंक्रीज्ड कॉजिंग शॉर्ट ऑफ जागीर, औरंगजेब के टाइम पीरियड में जागीरों की संख्या बढ़ गई थी क्योंकि जागीरदार की संख्या बढ़ी थी, जागीरों की संख्या घट गई थी। दिस रिजल्टेड इन जागीरदार ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट एज मच मनी एज पॉसिबल फ्रॉम देम देयर जागीर। तो लोग उस वक्त जो जागीरदार बढ़ गया और जागीर की संख्या कम हो गई थी, तो लोगों उन जागीरदारों ने शुरू किया कि वो जितना ज्यादा से ज्यादा उस जागीर से पैसा ले सकते थे वो लेना उन्होंने कलेक्ट करना शुरू कर दिया था, जो इसका ड्रॉबैक है। दिस लेफ्ट अ ह्यूज इकोनॉमिक कंट्रास्ट, और इसकी वजह से आर्थिक विद्रोह उत्पन्न हुआ बिटवीन द जागीरदार एंड द एम्परर एंड द पीजेंट्री, मजदूरों के, जागीरदार के और सम्राट के बीच में एक तरह का संघर्ष होना शुरू हो गया। लिविंग द पीजेंट्री इन लोली फ्लाइट्स, और जो पीजेंट्री थे मतलब जो मजदूर कामगार थे वो जो है लोली फ्लाइट्स में, फ्लाइट्स मीन्स चेक करना होगा कि क्या होता है, कम उस पर बहुत ही निचली कंडीशन पर चले, लिविंग द पीजेंट्री इन, और ये जो परिस्थिति थी इसने जो पीजेंट्री थे, जो कामगार थे, जो मजदूर थे, जो भूमिहीन लोग थे, उनको कहां पर पहुंचा दिया? एकदम निचली अवस्था पर, निचली सिचुएशन पर पहुंचा दिया था, यानी उनकी दुर्दशा हो गई थी। रेवेन्यू सिस्टम, यहाँ पर टैक्स कलेक्ट करने का जो सिस्टम था वो था, अकबर के यहाँ जो राजा टोडरमल थे वो शेरशाह के राज्य दरबार के थे, फिर ये अकबर के दरबार को इन्होंने ज्वाइन किया जब, तो इन्होंने टोडरमल ने
बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई थी टैक्स कलेक्शन की अकबर के उसमें। इट वॉज बेस्ड ऑन शेरशाह, और वो पूरी शेरशाह के टाइम पीरियड को बिलोंग करती थी, जैसा शेरशाह के उसमें इन्होंने बनाया था। जमीन की पूरी नाप की जाती थी, उसमें जो उपजता था उसको देखा जाता था, उसके बाद डाटा उस एरिया का पूरा रिकॉर्ड किया जाता था। लोकल प्रोड्यूस अंशुल गुप्ता, लोकल प्रोड्यूस कितना हुआ और प्राइस क्या है हर फसल का, ये देखा जाता था। उसके बाद उसको कैलकुलेट किया जाता था 10 साल के, क्रॉप वाज कैलकुलेटेड फॉर 10 इयर्स, उसको 10 साल के लिए पूरा फिक्स कर दिया जाता था। डाटा जो रिकॉर्ड किया जाता था कि लोकल प्रोड्यूस इतना था हर, और उसके बाद कितना प्रोडक्शन हुआ और कितनी फसल है, उस फसल का रेट जो था वो 10 सालों के लिए फिक्स होता था। दिस सिस्टम वाज नोन एज अ जब्त, इसको जब्त कहा जाता था। रेवेन्यू कुड बी कलेक्टेड इन कैश और काइंड, रेवेन्यू या तो पैसों में कलेक्ट किया जाता था या सामान के तौर पर कलेक्ट किया जाता था, प्रकार के तौर पर जिस तरह का सामान है उस तरह वही चीज कलेक्ट हो गई रेवेन्यू में कुछ पार्ट बनाकर। दिस सिस्टम वाज एप्लीकेबल इन द प्रोविंसेस बिटवीन लाहौर एंड इलाहाबाद, मालवा एंड गुजरात। और जो ये 10 इयर्स के लिए क्रॉप पे रेट फिक्स होता था, ये मालवा, इलाहाबाद, लाहौर और गुजरात के मध्य के जो राज्य होते थे, जो वहां का क्षेत्र था, उसके लिए फिक्स था। प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू, और प्रोविंसेस जो था वो रेवेन्यू सर्कल्स में डिवाइडेड था, और हर सर्कल में रेवेन्यू का रेट अलग अलग था। यानी रेट तो 10 सालों के लिए हर फसल का फिक्स हो जाता था, फसल का रेट फिक्स होता था, इसमें क्या कर देना है वो हर सर्कल पे अलग अलग होता था। अकबर वॉज अनडाउटेडली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर, अकबर जो थे वो एक महान शासक थे, और वो 1605 में डाइड हुए, नॉमिनेटिंग सलीम नन ऑफ जहांगीर एज हिज सक्सेसर, और उन्होंने सलीम को, जहांगीर जिसको कहा जाता है, उसको अपना उत्तराधिकारी बनाया था। अब है जहांगीर, 1605 से 1627 सेंचुरी तक इनका टाइम पीरियड चला। जहांगीर इनहेरिटेड अ प्रॉस्परस एंड स्ट्रॉन्ग एम्पायर, जहांगीर को विरासत में एक मजबूत समृद्ध साम्राज्य मिला था। एंड हिज रीजन वाज प्रीटी स्मूथ एक्सेप्ट फॉर द रिवोल्ट बाय हिज सन खुसरो, और जो उसका ये राज्य था ये आराम से चल रहा था जब तक उसके बेटे ने विद्रोह नहीं किया। उसका बेटा जो उसका बेटा था खुसरो, उसने विद्रोह कर दिया था, विच वॉज सप्रेस्ड, जिसको फिर दबाया गया। जहांगीर वॉज मैरिड टू द टैलेंटेड वुमेन नेम्ड नूरजहां। इसके बेटे खुसरो ने सिख के उसमें विद्रोह किया था। अरे फिर इनको, और इसकी जो शादी हुई थी वो नूरजहां से हुई थी, जो एक बहुत ही टैलेंटेड लेडी थी और कहते बहुत सुंदर थी। He issued coins in her name and made land grants, उसने अपने नाम के सिक्के चालू करवाए और लैंड ग्रांट्स भी अपने नाम से देने शुरू किए। She had a lot of influence of Jahangir's life, उस और जो नूरजहां थी उनके ऊपर जहांगीर के जीवन का बहुत प्रभाव था। एंड हर फैमिली मेंबर एंजॉयड हाई पोस्ट इन द रॉयल एडमिनिस्ट्रेशन, और जो परिवार के लोग थे वो हाईएस्ट पोस्ट पर थे उस शाही शासन में, यानी कि परिवार के लोगों को ही, जैसे आप राजनीति में देखते हैं ना, कोई कोई परिवारवाद चल रहा होता है, पापा मुख्यमंत्री, बेटा दूसरा मंत्री, सारे परिवार वाले सब मंत्री होते हैं, वही चीज यहाँ पर बताई गई है। It was during time of Jahangir that two ambassadors from his English East India Company, William Hawkins and Sir Thomas Roe, arrived. जहांगीर के टाइम पीरियड, अकबर के टाइम पीरियड में भी ब्रिटिशर्स के साथ हमारा व्यापार चल रहा था, बट वो आए नहीं, बस वही व्यापारिक तौर पर आते थे, कोई ऐसी मेंशन बात नहीं हुई, क्योंकि आना जाना तो लगा रहेगा जब बिजनेस कर रहे थे हम। बट जहांगीर के टाइम पीरियड में दो लोग आए थे, जो थे सर विलियम हॉकिंस कुकर नहीं याद रखना, कुकर याद रखना, नाम याद आ जाएगा, पर हॉकिंस कुकर वाले नहीं है, ठीक है। विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रो,
आए थे और जहांगीर गिवन द ट्रेडिंग कंसेशन, और जहांगीर ने उनको व्यापारिक लाभ मतलब कंसेशन मतलब कुछ छूट दे दी व्यापारिक तौर पर, टू कैरी आउट अपना व्यापार यहाँ पर सेट करने के लिए सूरत में। जहांगीर वाज नोन एज टू बी वेरी जस्ट रूलर, जहांगीर को बहुत ही न्यायप्रिय राजा कहा जाता था। He loved painting and patronized the art of painting, और वो उसको पेंटिंग करना भी पसंद था और वो कला प्रेमी था पेंटिंग का। इसके अलावा उसने गार्डन्स भी बनवाए हैं, जम्मू एंड कश्मीर का कौन सा गार्डन है बहुत फेमस, वो उसने बनवाए हैं। वहां पे जम्मू एंड कश्मीर में जो भी 1-2 गार्डन है फेमस, वो जहांगीर के द्वारा बनवाए हुए हैं। शाहजहां 1628 से लेकर 1658 तक जहांगीर के बेटे प्रिंस खुर्रम, खुसरो ने विद्रोह किया था, उसको दबाया गया था, उसके बाद शायद उसे राज्य मार दिया गया था और सिखों के द्वारा। फिर प्रिंस खुर्रम आए जिनका नाम था शाहजहां, जिसका मतलब होता था संसार का राजा शाहजहां। पर्शियन वर्ड था शाहजहां, जिसकी मीनिंग बताई गई है किंग ऑफ द वर्ल्ड। इसके शासनकाल में ही सब्जुगेटेड मीन्स होगा यहाँ पर bring under domination or the control especially by the conquest, संघर्ष से अपने राज्य को बचाना, अपने राज्य को अंडर कंट्रोल करना। डेक्कन स्टेट ऑफ गोलकुंडा, गोलकुंडा के शासन काल, जब गोलकुंडा में इन्होंने अपने शासन को कंट्रोल किया, यानी वहां बीजापुर, अहमदनगर, इन सब जगहों पर भी इन्होंने अपने शासन को डोमिनेट किया, अंडर कंट्रोल कर लिया और संघर्षों से उसे बचाया जब संघर्ष हो रहे थे, यानी इन राज्यों को जाने नहीं दिया। He also crushed the revolt of बुंदेला राजपूत, उसने बुंदेला राजपूत के भी द्वारा विद्रोह जो हो रहा था उसको दबाया। We get detailed account of Shahjahan's region from the पातशाहनामा written by his court chronicle अब्दुल हमीद लाहौरी, और जो भी डिटेल यहाँ पर शाहजहां की दी जा रही हैं वो इनके शासन काल में इनके राज्य जो दरबारी लेखक थे अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया पादशाहनामा एक वो है, उससे दी जा रही है। इको फैक्ट है, ताजमहल जो सफेद कलर का है टर्निंग येलो बिकॉज ऑफ हीट एंड पोल्यूशन, इट्स अ ट्रू फैक्ट, एंड बिकॉज ऑफ द फाइन येलो डस्ट दैट बिलो फ्रॉम द डेजर्ट ऑफ द राजस्थान, और येलो हो रहा है क्योंकि वो राजस्थान से जो डस्ट आती है वो उसकी वजह से येलो हो रहा है, उसके फाइन पार्टिकल्स ऊपर जम रहे हैं। टू मेनी टूरिस्ट फ्लॉकिंग द हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स, और बहुत से जो हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स है इसे बहुत से टूरिस्ट ने फ्लॉक किया है। एंड द राइजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स हैव एडेड टू फैटिग्यू ऑफ द ताजमहल, और बहुत से कुछ व्हीकल्स हैं जिन पर इसको ताज का फैटिग्यू ऐड किया गया है। फैटिग्यू का मीन्स चेक करना होगा, इसलिए इसको अंडरलाइन कर लीजिए, बता दिया जाएगा आपको। शाहजहां की शादी मुमताज महल से हुई थी जो नूरजहां की भांजी थी, रिश्ता भी आपको बता दिया गया है। फैटिग्यू मीन्स होता है थकान। अच्छा, और टूरिस्ट को थकान ना हो इसलिए वहां पर ताजमहल को घुमाने के लिए आपके व्हीकल्स लगा दिए गए जिससे पोल्यूशन हो रहा है। और फ्लॉकिंग मीन्स होगा फ्लॉकिंग, फ्लॉकिंग मीन्स होता है एकत्र होना, कलेक्ट होना, क्योंकि बर्ड्स का फ्लॉक होता है तो आई गेस इट, बट कंफर्म करना जरूरी था। टू मेनी टूरिस्ट फ्लॉकिंग द हिस्टोरिक, क्योंकि बहुत सारे जो ये घूमने वाले आते हैं, दर्शक आते हैं, पर्यटक आते हैं, उनके इस हिस्टोरिक मोन्यूमेंट में कलेक्ट होने की वजह से और वहां पर इन्हें थकान ना हो इस वजह से जो नंबर ऑफ व्हीकल्स लगा दिए गए हैं जिस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। नूरजहां की भांजी थी, आर्ट और आर्किटेक्चर फ्लोरिस्ड, उसके
शाहजहां के शासनकाल में आर्ट और आर्किटेक्चर को बहुत बढ़ावा मिला। शाहजहां was the great builder and constructed one of the greatest wonder of medieval India। मध्यकाल का सबसे अनोखा जो आश्चर्यजनक चीज है वो इसने बनवाई, वो है ताजमहल, अपनी वाइफ मुमताज महल की याद में। शाहजहां was very competent ruler, और वो बहुत ही कॉम्पिटेंट रूलर था, और उसने कहा था and to be said and was said to have been excellent और उसको एक आदर्श प्रशासक कहा गया। He took care of each and every detail of his administration though he was a lavish in his lifestyle। जबकि वो बहुत ज्यादा राजसी जीवन जीता था। lavish में अगर राजसी होगा, बहुत ही शाही जीवन जीता था, उसके बाद भी वो अपने प्रशासन की हर छोटी छोटी डिटेल को अपने पास रखता था। शाहजहां रीजन हैज राइटली बीन कंसीडर्ड टू बी द गोल्डन एज ऑफ मुगल एरा। इसको मुगल एज का गोल्डन एरा कहा जाता है। देयर वर लॉट ऑफ डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फोर सन दारा, सुजा, मुराद एंड औरंगजेब। इसके बावजूद इसके शासन काल में कुछ संघर्ष भी थे, कुछ मतभेद थे अपने बेटों के बीच में। इसके 4 बेटे थे, दारा, सुजा, मुराद और औरंगजेब। इवन बिफोर हिज डेथ, अपनी मृत्यु से पहले उसके शासन काल में इनके बेटों के बीच विद्रोह और संघर्ष रहे हैं, विच लेड टू अ वॉर ऑफ सक्सेशन। और वो था किस लिए, गद्दी पर कौन उत्तराधिकारी बने, इस बात को लेकर, लीडिंग अल्टीमेटली टू द सक्सेशन ऑफ औरंगजेब टू द थ्रोन। और वो जो विद्रोह हुआ उसका अंत निकला कि औरंगजेब को सिंहासन पर बैठा दिया गया। 1658 से 1707 का टाइम पीरियड था औरंगजेब का। बहुत ही कट्टर थे, इतिहास बताता है वो द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन। क्या चाहिए इसकी, भेजा तो था मैम के व्हाट्सएप पे। फोर्स की मीटिंग आईडी है। औरंगजेब जो थे वो बहुत ही ज्यादा अनुशासन प्रिय थे और कट्टर थे। भगवान को एक जो मुस्लिम कट्टरता होती है वो उसके अंदर थी, और उसे जिंदा पीर कहा जाता था बिकॉज वो सिंपल लाइफ को लीड करता था, यानी एक बहुत ही साधारण जीवन जीता था और बहुत ही अपने धर्म के प्रति बहुत ही कट्टर था। He did not practice or follow the liberal policy followed by the ruler before him। उससे पहले जो धर्म को लेकर नीति फॉलो की गई थी कि सभी धर्मों का सम्मान था, रिलीजियस टॉलरेंस, जो अकबर ने फॉलो किया वो उसने नहीं फॉलो किया था। He although the master in Persian and Arabic, इसके अलावा वो पारसी भाषा और अरबी भाषा को जानने वाला था। एंड अ पर्सन हु स्पोक हिंदी एंड पर्शियन फ्लुएंटली, और वो हिंदी और पर्शियन लैंग्वेज भी बहुत ही अच्छे से बोलता था। His quality were overshadowed by his basic attitude। उसका जो दृष्टिकोणिक नजरिया था, जो अपने धर्म के प्रति खाली सिर्फ सीमित होने का नजरिया था, उसकी वजह से उसकी जो क्वालिटियां थी वो ओवरशैडो हो जा रही थी, उनको देखा नहीं जा पा रहा था। प्लीज माइक ऑफ कर लें। He reimposed the जजिया, जिसको उस जजिया कर को जिसे हटा दिया था अकबर ने, उस जजिया को इसने दोबारा से लागू किया एंड फॉरबिड सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल इन, और जो कोर्ट में सेलिब्रेशंस होते थे त्योहारों के, उनको करने से मना कर दिया। ऑल द मेजर्स मेड बाय हिम वेरी अनपॉपुलर। इसके द्वारा जो भी पैमाने अपनाए गए वो सारे अप्रसिद्ध रहे, और इंडिया में जितने भी मंदिर कहते हैं तोड़े गए हैं, हिंदू मंदिरों में जितना भी आप कभी घूमने जाओ, कहीं आपको ऐसी जगह जो पॉपुलर हो और मंदिर वो क्रैक है, मूर्तियां टूटी हुई दिखती हैं, तो वो औरंगजेब के द्वारा ही किया गया है। ठीक है, सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट क्या हुआ था इसके शासनकाल में? बहुत से रिबेलियंस थे, स्ट्रगल हुआ इसका अहोम्स के साथ नॉर्थ ईस्ट में, इसके साथ कामगार पीजेंट्स का रिबेलियन हुआ, जाट कम्युनिटी आगरा और दिल्ली की जो थी उसका रिबेलियन हुआ, और इसके अलावा सतनामीज का भी कन्फ्लिक्ट हुआ विच हैड टू बी जिस सब इन सारे विद्रोहों को इसने दबाया। ही ऑल्सो एंटागोनिज्ड बाय द सिख बाय एक्सिक्यूटिंग हर 9th गुरु। इसके अलावा ये जो था सिखों के प्रति बहुत ही कट्टर था, और इसने उनके 9th गुरु जो थे गुरु तेग बहादुर, उनको मार दिया था।
Under the leadership of 10th Sikh Guru Guru Gobind Singh, the institution of Khalsa was set up. 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी मुस्लिम से लड़ने के लिए. His policy of interfering with the Rajput caused a lot of disturbance in the West. और राजपूतों की जो नीति थी उसमें इंटरशेप करने के कारण इसके शासनकाल में बहुत सारा अस्त व्यस्त हुआ. His long campaigning was the Deccan region. और इसका सबसे लंबा जो संघर्ष चला वो डेक्कन रीजन में चला. Although successful in annexing भी, इसके अलावा वो बीजापुर और गोलकुंडा को एनेक्स करने में यानी जीतने में सफल रहा. मराठा अंडर द शिवाजी बिकेम टफ चैलेंज. मराठा जो शिवाजी के शासनकाल में जो मराठाओं का उदय हुआ वो इसके लिए कठिन चुनौती थे. His expedition to the Deccan forced him to neglect the north region of his empire. और जो इसका विस्तार करना था इसको अपने डेक्कन रीजन में, नॉर्दर्न एम्पायर का जो विस्तार करना चाहता था डेक्कन में, उसको इसको निग्लेक्ट करना पड़ा शिवाजी की वजह से. नॉर्थ इंडिया फेस द थ्रेट ऑफ इन्वेशन बाय नादिर शाह. और नॉर्थ इंडिया का जो डर था वो आक्रमण हुआ था नादिर शाह का, अहमद शाह अब्दाली का नॉर्थ इंडिया में, उसको इसने फेस किया. ऑल हिज लेड टू द फ्रेगमेंटेशन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर. और यहीं से धीरे धीरे जो मुगल एम्पायर था वो फ्रेगमेंट होने लगा, टूटना शुरू हुआ, डिसइंटीग्रेशन होना उसमें शुरू किया. एंड इमर्जेंस ऑफ मेनी डिपेंडेंट एंड पार्टली इंडिपेंडेंट किंगडम्स. और कुछ स्वतंत्र और कुछ नए राज्यों का उदय शुरू हुआ.